नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ओपन एकेडमी पर। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, हम एक सीरीज चला रहे हैं जहां पर हम एसएससी सीजीएल 2024 के जो प्रीवियस ईयर पेपर हैं, जहां पर आप लोगों का हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, स्टैटिक जीके, ये सारे क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं। और वो सारे के सारे प्रीवियस ईयर पेपर 2000 से लेकर और 2024 तक के जितने भी पेपर आप लोगों के एग्जाम के अंदर आए हुए हैं, उनमें से ये जो बाकी जो जो भी आप लोगों का जीके से रिलेटेड कंटेंट है, वो आप लोगों को हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। 2024 के लिए एसएससी के अंदर जितने भी क्वेश्चंस हम पूछे गए हैं, वो मैक्सिमम क्वेश्चंस हम यहाँ पर जो काफी रिपीटेड आप लोगों को हर एक एग्जाम में देखने को मिलता है एसएससी के, वो सारे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। पहला जो हमारा एग्जाम हमने यहां पर टारगेट किया है वो है एसएससी सीजीएल 2024। ये इसका पहला ही वीडियो है और इस वीडियो को दोस्तों आप अंत तक जरूर देखिए, ताकि आपको एक अंदाजा लग पाएगा कि जो एग्जाम के अंदर पेपर आता है वो किस लेवल का आता है, आप लोगों को कैसे क्वेश्चंस यहां पर देखने को मिलते हैं, वो सब कुछ हम यहां पर आने वाली इस वीडियो के अंदर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे। और अगर आप ओपन एकेडमी पर हमारा पेड कोर्स भी परचेज करना चाहते हैं तो वो भी आप यहां पर कर सकते हैं। इसके अंदर आप लोगों को एसएससी सीजीएल की सारी प्रिपरेशन विथ ई बुक आप लोगों को देखने को मिलेगी, यानी कि आप लोगों को डिटेल वाले जो क्वेश्चन आंसर एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं, वो सारे के सारे आप लोगों को ई बुक के तौर पर देखने को मिलेंगे। यहां पर ये जितने भी क्वेश्चंस होंगे ये डिटेल में होंगे, तो वो भी आप लोगों के लिए काफी बड़ी सहूलियत होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला, ये पूरी 30 मिनट की क्लास होगी, जिसके अंदर कोशिश यही रहेगी कि ये मैक्सिमम 30 मिनट की ही हो। इसके अंदर हम 2000 से लेकर और 2024 तक के पेपरों को दोस्तों यहां पर हम डिस्कस करेंगे। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखिए, पहला ही जो क्वेश्चन है, सतही जल संसाधन कहां उच्चतर देखने को मिलता है। देखिए, सतह पर जो जल है वो कहां पर देखने को मिलता है, यानी कि अगर आप यहां पर कई बार हम देखते हैं कि जो नदियां हैं, झीलें हैं, जो खाड़ियां हैं, वहां पर जो सतही जल है ना, वो सबसे ज्यादा पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें इन ऑप्शंस में से, तो आप लोगों को गंगा का जो मैदान है, यहां पर सतही जल जो है वो आप लोगों को उच्चतर देखने को मिलेगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आप लोगों को दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। सतही जल क्या होते हैं? ये वे जल संसाधन होते हैं, चलिए मैंने वैसे डिटेल में भी आप लोगों के लिए लिया है। ये सतही जल संसाधन वे जल संसाधन है जो नदियों, झरनों, खाड़ियों, झीलों आदि से यहां पर क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। इनमें से अगर हम बात करें कि इनमें से सबसे ज्यादा उच्चतर कौन सा है, तो गंगा का मैदान आप लोगों को देखने को मिलेगा। तभी तो जो गंगा का जो मैदान है वो सबसे ज्यादा उपजाऊ है। वहां पर बेसिकली आप लोगों को सबसे ज्यादा जो एग्रीकल्चर है वो उसी रेंज में आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलती है। तो ये एग्जाम के अंदर काफी इंपॉर्टेंट है। कई लोग है ना सिंधु का मैदान में कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए, यहां पर अगर हम बात करें उच्चतर की बात की गई है, यानी कि मैक्सिमम यहां पर किस में होगा, सतही जल। तो सतही जल जो है ये गंगा के मैदान में आप लोगों को सबसे ज्यादा देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहां पर, निम्नलिखित में से कौन सा किसी एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। देखिए, मृत व्यक्ति का स्मारक यहां पर कौन सा नहीं है, तो वो देख लीजिए, बीबी का मकबरा। देखिए, बीबी का जो मकबरा है महाराष्ट्र औरंगाबाद में स्थित है, और ये औरंगजेब की जो वाइफ थी यहां पर, उनके बारे में हम बात करेंगे आगे। ताजमहल भी एक प्रकार का आप कह सकते हैं मकबरा ही देखने को मिलता है। देखिए, यहां पर जो राइट आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन नंबर सी। चार मीनार जो है ये किसी एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। अच्छा, चार मीनार का जो निर्माण है दोस्तों वो किसने किया है? चार मीनार का निर्माण अली कुतुब शाह के द्वारा यहां पर दोस्तों किया गया है। किसके द्वारा? अली कुतुब शाह ने इसका जो निर्माण है वो किया है। अच्छा, चार मीनार है कहां पर बाय द वे? ये आप लोगों को दोस्तों हैदराबाद में देखने को मिलेगा, हैदराबाद के अंदर देखने को मिलेगा।
अच्छा, अगर वहीं पर अगर हम बात करें बीबी का मकबरा, इसे हम द्वितीय ताजमहल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्वितीय ताजमहल भी दोस्तों इसे यहां पर कहा जाता है। अच्छा, औरंगजेब की बेगम का नाम क्या था जिनके नाम पर ये बना था, मतलब जिसके लिए ये बना था? तो दिलरास बानो बेगम। इन्होंने एक उपाधि भी धारण करी थी। कौन सी उपाधि धारण इन्होंने करी थी? तो याद रखिएगा, ये है रबिया की उपाधि। रबिया, रबिया उद्दो रानी। तो ये उपाधि दोस्तों इन्होंने यहां पर धारण करी थी। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, ये कहां पर स्थित है? महाराष्ट्र के औरंगाबाद में आप लोगों को ये देखने को मिलेगा। तो ये काफी अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों के लिए दोस्तों बन जाता है। किसने 12 अगस्त 1765 को अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का जो फरमान है वो दिया था? देखिए दोस्तों, 12 अगस्त 1765 में अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी, बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी जो है वो यहां पर देखने को मिलती है। तो ये दोस्तों मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय ने यहां पर क्या किया था? 12 अगस्त 1765 को यहां पर अंग्रेजों को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की जो दीवानी का जो फरमान है वो इन्हें यहां पर दे दिया था। क्लियर है? अच्छा, क्लाइव की अगर दोस्तों बात की जाए, किसकी? अगर हम यहां पर क्लाइव की यहां पर बात करें तो क्लाइव ने जो पहली संधि है 12 अगस्त को ही पहली संधि करी थी। 12 अगस्त 1765 को यहां पर क्या किया था? मुगल बादशाह, मुगल बादशाह कौन थे यहां पर? शाह आलम सेकंड से कौन सी संधि करी थी यहां पर? तो याद रखना, इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की पहली संधि इन्होंने यहां पर करी थी। फिर यहां पर इन्होंने क्या किया था? 16 अगस्त 1765 को दोस्तों इलाहाबाद की ही यहां पर, इलाहाबाद की ही यहां पर क्या करी थी इन्होंने? दूसरी संधि जो है यहां पर, दूसरी संधि साइन करी थी। किसके साथ यहां पर दोस्तों? तो याद रखना, ये दूसरी संधि साइन की गई थी नवाब शुजा उद्दौला। देखो, ये कई बार बच्चे जो है ना यहां पर कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्लाइव ने यहां पर दो संधियां, इलाहाबाद की संधि जो है दो संधियां यहां पर साइन की। कब कब? एक करी थी 12 अगस्त 1765 को, और ये किसके साथ करी थी? मुगल बादशाह थे उस समय शाह आलम सेकंड, तो उनके साथ यहां पर पहली संधि इलाहाबाद की यहां पर इन्होंने करी। फिर दूसरी संधि की जब बात आती है तो 16 अगस्त 1765 को ही इन्होंने इलाहाबाद की दूसरी संधि भी साइन करी, लेकिन वो किसके साथ करी? नवाब सिराजुद्दौला के साथ दोस्तों इन्होंने यहां पर सेकंड जो इलाहाबाद की संधि है वो इन्होंने यहां पर साइन करी। अच्छा, ये कौन थे यहां पर? तो याद रखना, ये सिंध के नवाब थे। सिंध अवध के नवाब। ठीक है, यहां पर कई बार लोग जो कंफ्यूज हो जाते हैं वो यहां पर आपको नहीं होना है। देखो, निम्नलिखित में से कौन अंग्रेजों के आधिकारिक इतिहास के रचयिता थे? देखिए, अंग्रेजों कांग्रेस के, ठीक है, यहां पर यह बोला गया है कि कांग्रेस के आधिकारिक इतिहास के रचयिता इनमें से कौन थे? तो याद रखिएगा, यहां पर जो राइट आंसर होगा वो होगा पटाभी सितारमैया। अच्छा, पटाभी सितारमैया कौन थे? आप लोगों को कांग्रेस का एक अधिवेशन याद होगा, त्रिपुरा अधिवेशन 1939 के अंदर। 1939 का त्रिपुरा अधिवेशन आप लोगों को कांग्रेस का याद होगा, याद है? त्रिपुरा अधिवेशन आप लोगों को याद होगा। ये त्रिपुरा अधिवेशन जो है, अगर यहां पर बात की जाए, यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष के लिए चुनाव होना था, है ना? कांग्रेस
अध्यक्ष का चुनाव यहां पर होना था। और ये जो इलेक्शंस है इसके अंदर महात्मा गांधी जी ने सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ जाकर, मतलब सुभाष चंद्र बोस भी उस इलेक्शंस के अंदर खड़े होने जाते थे, तो उस दौरान यहां पर महात्मा गांधी जी ने ये कहा था कि मैं यहां पर सुभाष की जो विचारधारा है, एक अग्रेसिव विचारधारा है, उसके रिगार्डिंग या फिर उसके पक्ष में मैं बिल्कुल भी नहीं हूं और मैं नहीं चाहता हूं कि सुभाष जो है वो यहां पर क्या नहीं हो, कांग्रेस के अध्यक्ष ना चुने जाएं। तो उन्होंने अपने समर्थक के तौर पर, यानी कि अपना जो समर्थन है ये एक व्यक्ति को दिया। और उस समय कांग्रेस के चुनाव के अंदर यहां पर कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में एक तरफ तो थे यहां पर सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, एक तो थे सुभाष चंद्र बोस, और एक तरफ आप लोगों को देखने को मिलते हैं कौन, पटाभी सीतारमैया, ठीक है, पटाभी सीतारमैया। अच्छा, ये जो सीतारमैया है ये दोनों अगेंस्ट थे। और उस समय ये जो इलेक्शंस है किसके, कांग्रेस अध्यक्ष के जो इलेक्शंस हैं त्रिपुरा अधिवेशन के अंदर, ये कौन जीत गए थे, तो जीते यहां पर थे, यहां पर विन किसने किया था, यहां पर ये सुभाष चंद्र बोस ने यहां पर विन कर लिया था। पटाभी सीतारमैया इस इलेक्शंस के अंदर हार गए थे। तब महात्मा गांधी जी ने एक कोट भी किया था। क्या कोट किया था इन्होंने, पटाभी सीतारमैया की ये हार नहीं है, ये महात्मा गांधी यानी कि ये मेरी हार है, ठीक है। ये महात्मा गांधी जी ने एक कोट भी यहां पर किया था कि भाई ये पटाभी सीतारमैया ये जो कांग्रेस का इलेक्शंस हारा है ना, क्योंकि महात्मा गांधी जी का ये सोचना था कि ये इलेक्शंस तो मैं आराम से, ये जो इलेक्शन है जिसके अंदर पटाभी सीतारमैया है ये खड़े हुए हैं, तो मेरा समर्थन तो हर कोई कर देगा। लेकिन उस समय सुभाष चंद्र बोस की जो एक विचारधारा है उससे बहुत लोग प्रभावित थे, कांग्रेस के अंदर भी बहुत लोग प्रभावित थे। लेकिन फिर बाद में क्या हुआ कि सुभाष चंद्र बोस ने जो 1939 में ही कांग्रेस के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था कुछ महीनों के बाद, क्योंकि जब भी कांग्रेस का अधिवेशन होता था, जब भी कांग्रेस की मीटिंग होती थी, तब कोई भी व्यक्ति कांग्रेस जो भी समर्थक थे किसके, महात्मा गांधी जी के, ठीक है, महात्मा गांधी जी के जो भी समर्थक थे वो यहां पर आते ही नहीं थे। और जिस वजह से यहां पर क्या हुआ था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन है वो ठीक तरह से कंडक्ट ही नहीं हो पा रहा था। और सुभाष चंद्र बोस को ये लगा था कि यार फिर मेरे यहां पर कांग्रेस के अध्यक्ष बनने से तो फिर कोई मतलब ही नहीं है, यानी कि कांग्रेस के जो व्यक्ति ही विरोध में है तो फिर मेरा यहां पर अगर मैं अध्यक्ष बन भी गया हूं जबरदस्ती तो फिर क्या ही मतलब है ना। तो इन्होंने यहां पर क्या कर लिया था, यहां पर इस्तीफा जो है यहां पर इन्होंने दे दिया था 1939 के अंदर ही। क्लियर है ये चीज। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। देखो दोस्तों, विश्व जल दिवस जो है अगर बात की जाए तो यहां पर ये दिन विश्व जल संरक्षण दिवस, ठीक है, 22 मार्च पृथ्वी दिवस के रूप में दोस्तों मनाया जाता है। 22 मार्च जो है ये पृथ्वी दिवस के तौर पर मनाया जाता है। 22 जून की अगर बात की जाए तो ये जैविक विविधता दिवस के तौर पर, ठीक है। और अगर आपको 22 अगस्त के बारे में पूछे तो यहां पर विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर दोस्तों यहां पर मनाया जाता है। क्लियर है ये चीज। तो याद रखना 22 अगस्त, 22 मार्च विश्व जल संरक्षण दिवस के तौर पर, 22 मई पृथ्वी दिवस के तौर पर, 22 जून जैविक विविधता दिवस के तौर पर और 22 अगस्त विश्व पर्यावरण दिवस के तौर पर यहां पर मनाया जाता है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। वे कौन से ग्रह हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह ही नहीं हैं। देखिए कई बार सबसे पहले तो ये समझिए कि उपग्रह क्या होते हैं। दो तरीके से हम उपग्रहों को यहां पर डिफाइन करते हैं। कैसे, देखिए एक तो होता है प्राकृतिक उपग्रह और एक होता है यहां पर
कृत्रिम उपग्रह। प्राकृतिक उपग्रह वे उपग्रह होते हैं, जैसे कि अगर हम एक कॉन्टेक्स्ट ले, पृथ्वी का एक उपग्रह कौन सा है? ठीक है, पृथ्वी के बाहर जो उपग्रह है ना, उन्हें हम सैटेलाइट भी कहते हैं ना। आप सुनते हैं ना सैटेलाइट हमने, तो उनको भी यहां पर उपग्रह ही कहते हैं, लेकिन वो कृत्रिम है, यानी कि वो किसी ने बनाकर और फिर यहां पर पृथ्वी की परिक्रमा के लिए उसका एक पार्ट उपग्रह के तौर पर यहां पर बना दिया है। लेकिन अगर हम प्राकृतिक उपग्रह की बात करते हैं, तो जैसे कि एक सैटेलाइट होता है, पृथ्वी का भी एक उपग्रह है, कौन सा है? चंद्रमा, चांद, मामा जी है ना, तो वो भी एक प्राकृतिक उपग्रह के तौर पर ही आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलते हैं। अगर यहां पर बात की जाए कि यहां पर किसका एक उपग्रह ही नहीं है, तो यहां पर प्राकृतिक उपग्रह की बात कर रहे हैं, और यहां पर दो ऐसे ग्रह हैं, जैसे कि हम बात करें बुध और अगर हम बात करें शुक्र, तो ये दोनों ही ऐसे उपग्रह हैं जिनके कोई भी प्राकृतिक उपग्रह जो हैं वो आप लोगों को नहीं देखने को मिलते हैं। किस संत ने अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था? देखिए, अगर हम बात करते हैं कि अद्वैतवाद का प्रतिपादन जो है ये किसने किया था, तो याद रखना शंकराचार्य जो हैं, इन्होंने अद्वैतवाद का यहां पर क्या किया था? यहां पर प्रतिपादन किया था। अच्छा, शंकराचार्य को ही प्रचंड बोध के नाम से भी यहां पर जानते हैं, ठीक है, प्रचंड बोध के नाम से भी दोस्तों यहां पर हम जानते हैं। इनको प्रचंड बोध भी यहां पर कहा जाता है। वैसे तो इनको और भी बहुत सारे नाम, अगर आप यहां पर इनको भगवान शिव का अवतार भी माना जाता है, तो इन्हें शिव अवतार भी यहां पर बोला जाता है। इनको यहां पर शंकराचार्य योगी भी इन्हें यहां पर दोस्तों कहा जाता है। इन्हें आदि गुरु भी दोस्तों यहां पर कहा जाता है, आदि गुरु भी इन्हें यहां पर बोला जाता है। इन्हें धर्म सम्राट भी यहां पर बोला जाता है, धर्म सम्राट भी इन्हें यहां पर बोला जाता है। इन्हें धर्म चक्र प्रवर्तक भी कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तक प्रवर्तक भी दोस्तों इन्हें यहां पर कहा जाता है। अच्छा, इनका जन्म कहां पर हुआ था? शंकराचार्य का जो जन्म है ये केरल, वर्तमान के अंदर केरल जो है वहां पर हुआ था, और केरल के अंदर भी एक गांव है कालड़ी गांव, कालड़ी गांव में दोस्तों इनका जन्म हुआ था। इनकी जो मृत्यु है उत्तराखंड में हुई थी, जो केदारनाथ है उत्तराखंड में, वहां पर इनकी जो मृत्यु है दोस्तों वो यहां पर हुई थी। कई बार इनके गुरु से रिलेटेड भी एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनके गुरु का क्या नाम था। दोस्तों इनके गुरु का नाम था योगी गोविंदनाथ, गोविंद नाथ। तो ये एग्जाम में पूछे जाने वाले बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को देखने को मिलेंगे शंकराचार्य से रिलेटेड। भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? देखिए दोस्तों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आप लोग यहां पर इसे कह सकते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट भी आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने यहां पर शुरू किया था? तो याद रखना जेम्स ए हिक्की ने। यह भारत का क्या था? पहला समाचार पत्र था। इन्होंने 1780 के अंदर बंगाल गजट का प्रकाशन किया था, किंतु जो कंपनी है इन्होंने यहां पर कंपनी की, इन्होंने यहां पर सरकार की आलोचना की, कंपनी की आलोचना की, क्योंकि उस समय ब्रिटिश साम्राज्य था। तो उनकी जब आलोचना हुई तो यहां पर प्रेस को यहां पर क्या कर दिया गया? जब्त कर लिया गया था, ठीक है। तो यहां पर याद रखना 1780 बंगाल गजट, ठीक है। ये समाचार पत्र जो है वो इन्होंने 1780 के अंदर प्रारंभ किया था। किसने स्टार्ट किया था? जेम्स हिक्की। और सरकार के आलोचना के कारण बेसिकली ये जो गजट है बंगाल गजट, ये क्या कर दिया गया था? प्रतिबंधित कर दिया गया था और प्रेस को बंद कर दिया गया था, बेसिकली जब्ती कर लिया गया था, ठीक है। किस महान मुगल ने भारत में तंबाकू का पहचान यहां पर करवाई थी? देखो, तंबाकू को लाने का श्रेय ना ये पुर्तगालियों को जाता है। मतलब अगर आपसे कोई पूछे कि भाई तंबाकू कौन लेकर आया था, यहां पर भारत में तंबाकू की पहचान किस महान मुगल साम्राज्य ने, सम्राट की बात की गई है, बादशाह की बात की गई है। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि भाई
श्रेय किसको दिया जाता है भारत में तंबाकू लाने का? तो याद रखना पुर्तगालियों को दिया जाता है। किसको? पुर्तगाली जो हैं इनको यहां पर भारत के अंदर, भारत में तंबाकू लाने का श्रेय दिया जाता है। ये क्वेश्चन क्लियर है? अच्छा, यहां पर पहचान किसने करवाई थी? तो याद रखना अकबर ने दोस्तों यहां पर तंबाकू की पहचान जो है वो यहां पर करवाई थी। भाई साहब इसका ट्रेंड तो आजकल हर किसी के केसर जो है ना हर कोई खा रहा है। पता नहीं यार उनको क्या तो टेस्ट आता होगा, कैसा टेस्ट आता होगा। ऐसा तो है नहीं कि भाई कोई किसी को कोई बड़ा ही कोई चाट था जो किसी ने कोई महान शेफ ने वो बनाया है और वो चाट रहे हैं सब। पता नहीं क्या खाते हैं, यही नहीं समझ में था। भर लेते हैं मुंह को और फिर करके बात करते हैं, है ना। तो अकबर ने यहां पर दोस्तों यहां पर पहचान करवाई थी, तो ये चीज ध्यान रखना। अकबर के समय ही यहां पर क्या हुई थी, भारत के अंदर प्रारंभ हुई थी तंबाकू की खेती। जहांगीर ने तो तंबाकू के सेवन पर कठोर प्रतिबंध लगाने का असफल प्रयास भी किया था। प्रतिबंध लगाया था, लेकिन भाई जब पैदावार होगी तो उस समय खाएंगे लोग, है ना। जिनको आदत पड़ गई वो तो चाहे टैक्स तानसेन की कोई पुड़िया होगी, वो कोई आती होगी किसी टाइम पे 5 रुपए की, अब वो 10-20 की भी कर देगी या फिर 30 रुपए की कर देगी, तो खाने वाले कम खा लेंगे, लेकिन खाएंगे तो सही। रोटी कम खा लेंगे लेकिन वो तो चाहिए ना, वो तो डोट है ना। अगला देखिए, निम्नलिखित में से कौन प्रथम नेता था जिसने भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया था? देखिए, मजदूर आंदोलन को संगठित किया था बीपी वाडिया ने, ठीक है, बीपी वाडिया के द्वारा। कब? यहां पर 1918 को, 1918 में। अच्छा, यहां पर क्या है, भारत में मजदूर आंदोलन संगठित किया था यहां पर, ठीक है। प्रथम नेता वीपी वाडिया थे। अच्छा, इन्होंने भारत के अंदर पहली ट्रेड यूनियन स्थापित की थी, मद्रास लेबर यूनियन। कौन सी थी? मद्रास लेबर यूनियन, मद्रास लेबर यूनियन। ये क्या है? ये एक भारत की पहली ट्रेड यूनियन जो है वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेगी। क्लियर है ये चीज? कब की थी? तो याद रखना 1918 में दोस्तों यहां पर भारत की पहली ट्रेड यूनियन जो है वो इन्होंने यहां पर स्थापित की थी। कई बार ये क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर पूछा जाता है, तो ये काफी इंपॉर्टेंट, आप इसे नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है। भारतीय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है? देखिए, संघीय न्यायपालिका का जो उल्लेख है वो किसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा? तो भाग 5 के अंदर। किसमें? भाग 5 में संघीय न्यायपालिका, या फिर आप कह सकते हैं, संघ की शासन व्यवस्था। इसमें राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, संसद, इसके अलावा सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है, वो सारे सी के यहां पर क्या है आप लोगों को भाग देखने को मिलेगा। संविधान का सबसे बड़ा भाग अगर आपसे पूछा जाए, संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? सबसे बड़ा भाग जो है वो कौन सा है? तो वो आप लोगों को भाग 5 ही देखने को मिलेगा। वही अगर आप बात करें कि सर भाग 2 के अंदर क्या है, तो भाग 2 में दोस्तों नागरिकता है। क्या है? नागरिकता जो है वो देखने को मिलती है। कितने आर्टिकल से? देखो, आर्टिकल 5 से लेकर 11। अच्छा, संघ शासन व्यवस्था जो है ये आर्टिकल 52 से स्टार्ट होती है और आर्टिकल 151 तक आप लोगों के खत्म हो जाती है। तो ये भारत का सबसे बड़ा संविधान है।
अगर आपको कोई पूछे कि भाई नागरिकता किस में है, तो नागरिकता भाग 2 में है, और ये कौन से आर्टिकल से कौन से आर्टिकल तक है, तो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक देखने को मिलेगा। वही भाग 3 जो है दोस्तों, ये आप लोगों के मौलिक अधिकार आ जाएंगे, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलेंगे। मौलिक अधिकार जो है आर्टिकल 12 पे स्टार्ट होते हैं और आर्टिकल 35 पे दोस्तों आपके समाप्त होते हैं। तो आर्टिकल भी आप लोगों से पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 12 से लेकर और आर्टिकल दोस्तों 35 तक देखने को मिलेंगे। वही भाग 4 जो है दोस्तों, वो आप लोगों का क्या है, तो यहां पर अनुच्छेद 52, यहां पर सॉरी आर्टिकल 4 भाग 6 जो है ये 4 जो है ये 36 से स्टार्ट होता है और 51 पर खत्म होता है। अच्छा, ये किससे रिलेटेड है, तो आप लोगों ने राज्य के जो नीति निर्देशक तत्व हैं वो आप लोगों ने सुने होंगे, ठीक है, डीपीएसपी जिन्हें आप कह सकते हैं। तो डीपीएसपी जो है वो किस में आते हैं, तो 36 से लेकर 51 तक आप लोगों को देखने को मिलते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व, क्या बोलते हैं, राज्य का नीति निर्देशक तत्व दोस्तों इन्हें यहां पर बोला जाता है। एक बार फिर से देख लो, देखो भाग 2 जो है नागरिकता से रिलेटेड है, सिटीजनशिप से रिलेटेड है, आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 तक दोस्तों देखने को मिलता है। भाग 3 जो है मौलिक अधिकार से रिलेटेड है, आर्टिकल 12 से लेकर दोस्तों आपके आर्टिकल 35 तक देखने को मिलता है। भाग 4 जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों से रिलेटेड है, डीपीएसपी ने कहा जाता है, और आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक देखने को मिलता है। वही भाग 5 जो है दोस्तों, ये आप लोगों को देखने को मिलता है संघ की शासन व्यवस्था या फिर संघीय न्यायपालिका, जिसके अंदर आप लोगों के राष्ट्रपति, मंत्रिपरिषद, उपराष्ट्रपति, संसद, सर्वोच्च न्यायालय जो है, वो सारी चीजें जो है वो यहां पर इसके अंदर इंक्लूड की जाती हैं। तो ये आपके आर्टिकल भाग 5 के अंदर आर्टिकल 52 से लेकर 151 तक दोस्तों देखने को मिलता है। और यही भाग जो है ये भारत का संविधान जो है उसका सबसे बड़ा भाग आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है। क्लियर है ये चीज, और बहुत ही आसान क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को यहां पर देखने को मिलता है। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए, एक रिट किसके द्वारा जारी की जाती है। देखो एक तो ये चीज ध्यान रखना, रिट जो है ये कितने प्रकार की होती है, एग्जाम में कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। तो जो रिट है ना, ये 5 प्रकार की आप लोगों को दोस्तों देखने को मिलता है। अब यहां पर पूछा गया है कि किसके द्वारा जारी की जाती है ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, ये देखिए दोनों के ही द्वारा, जो हमारी न्यायपालिका है दोनों, चाहे हाई कोर्ट हो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, दोनों के द्वारा ही जारी किया जाता है। यानी कि हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट दोनों के द्वारा ही दोस्तों यहां पर जारी किया जाता है। तो कोई भी उच्च न्यायालय जो है वो आप लोगों का इसको जारी कर सकता है। अच्छा, उच्चतम न्यायालय भी इसे यहां पर क्या कर सकता है, जारी कर सकता है। अगर आपको कोई पूछे कि सर सुप्रीम कोर्ट से अगर जारी करवाना हो तो आर्टिकल कौन सा, आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 32। आर्टिकल 32 जो है इसके तहत सर्वोच्च न्यायालय जो है वो क्या करता है, रिट जारी कर सकता है। कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज जानते हैं ना, आर्टिकल 32, जिनको बी आर अंबेडकर जी ने क्या कहा था, संविधान की आत्मा कहा था। अच्छा, एक कमेंट में आप एक सभी लोग आंसर करेंगे क्योंकि आप लोगों को अगर पता होगा, बहुत ही बेसिक क्वेश्चन जो है वो है कि संविधान की आत्मा किसे कहा है। बी आर अंबेडकर जी के अनुसार नहीं पूछा हूं मैं, संविधान की आत्मा किसे कहा गया है और किसने कहा है, दोनों ही आप लोग यहां पर कमेंट सेक्शन में बताएंगे। आर्टिकल 32 के अनुसार तो सुप्रीम कोर्ट जारी कर सकता है, और हाई कोर्ट अगर आपसे पूछ ली जाए तो 226 आर्टिकल 226 के अकॉर्डिंग यहां पर हाई कोर्ट जो है, उच्च न्यायालय जो है दोस्तों वो यहां पर जारी कर सकता है। तो दोनों के पास ही यहां पर ये अधिकार आप लोगों को देखने को मिलते हैं। क्लियर है। हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह लगभग पृथ्वी जितना ही बड़ा है, पृथ्वी जितना ही आप लोगों को बड़ा देखने को मिलता है। तो ये यहां पर कौन सा ग्रह आप लोगों को देखने को मिलता है दोस्तों,
तो याद रखना ये है शुक्र यानी कि वीनस। ठीक है, देखिए इसका जो घनत्व, आकार और व्यास की अगर बात की जाए तो ये बेसिकली हमारे पृथ्वी के समान ही आप लोगों को देखने को मिलता है। बाकायदा इसे हम अर्थ सिस्टर भी कहते हैं। ठीक है, यानी कि पृथ्वी की बहन भी आप इसे यहाँ पर कहते हैं। कई बार एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन भी आया है कि पृथ्वी की बहन किसे कहा गया है। पृथ्वी की बहन जो है वो यहां पर किसे कहा गया है, तो याद रखना शुक्र यानी कि वीनस को कहा गया है। ठीक है, क्यों कहा गया है? क्योंकि इसका आकार, साइज जो है, इसका व्यास और इसके घनत्व की अगर बात की जाए तो ये तीनों ही किससे मैच करते हैं? हमारी अर्थ से दोस्तों यहां पर मैच करते हैं। क्लियर है ये चीज? एग्जाम के अंदर ये क्वेश्चन जो है ना वो काफी बार रिपीट होते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन मैं आपसे कमेंट सेक्शन के लिए ही पूछूंगा कि हमारे सौर मंडल का जो सबसे बड़ा ग्रह है वो कौन सा है? और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, यानी कि ये क्वेश्चन आप लोगों ने क्लास 5 4th के अंदर भी पढ़ लिया होगा। आज के टाइम तो ये क्लास 3rd में भी आ जाता है ना। कमेंट सेक्शन में बताएंगे। चलिए, दो स्थानों के समय को प्रभावित करता है। देखिए, दो स्थानों के समय को यहां पर क्या चीज प्रभावित करती है? समय की हम यहां पर बात कर रहे हैं। अब आप लोगों ने कई बार सुना होगा, ये अर्थ है, इस पे हमने दो तरह की काल्पनिक रेखाएं जो हैं वो खींच रखी हैं। अब ये काल्पनिक रेखाएं क्या है? ये है अक्षांश रेखा और ये है देशांतर रेखा। ये है अक्षांश रेखा और यह है देशांतर। देशांतर रेखा से ही क्या होता है? समय का निर्धारण होता है। क्या होता है? समय का जो निर्धारण होता है ना, ये किससे होता है? तो याद रखना अक्षांश रेखा से ही समय का जो निर्धारण है वो आप लोगों को देखने को मिलता है। तो ऑप्शन नंबर आप लोगों के लिए क्या हो जाएगा? यहां पर ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत ही बेसिक है और एग्जाम के अंदर कई बार ये क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है। अच्छा, जीरो डिग्री देशांतर वो कहां से गुजरती है? एक तो ये ध्यान रखना कि जो यहां पर देशांतर रेखाएं हैं ये टोटल कितनी है? तो याद रखना 360 है। कितनी है? 360 है ना। तो ये कई बार है ना लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर अक्षांश और देशांतर दोनों से ही होता होगा। देखिए, कई बार हमने ये चीज पढ़ा है कि भाई अगर मान लीजिए कि सब अगर हम बात करें टाइम पीरियड की, तो सूर्य पूर्व से होकर पश्चिम के अंदर छिपता है ना, तो टाइम कैसे चलेगा? यानी कि सूर्य यहां पर पहले उगेगा, फिर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर। तो इस तरीके से आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि सर यहां पर देशांतर रेखाएं जो हैं वो यहां पर, देखिए एक यहां पर होगी, एक यहां पर होगी, एक यहां पर होगी, एक यहां पर होगी। इस तरीके से यहां पर देशांतर रेखाएं जो है वो देखने को मिलती है। अक्षांश रेखाएं ये बेसिकली दूरी को मापने के काम आती है। ठीक है, यानी कि एक स्थान से दूरी जो है वो यहां पर बताई जाए तो वो इसके थ्रू यानी कि अक्षांश रेखा के थ्रू यहां पर बताई जाती है। ठीक है, अच्छा, कोई एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन पूछे कि दो देशांतर रेखाओं के बीच के समय में यहां पर कितने मिनट का अंतर होता है, तो यहां पर याद रखना 4 मिनट का। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन और इसी के थ्रू आप क्या निकाल सकते हैं? एक आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना समय जो है वो डिफरेंस होगा, है ना। कितना समय का जो डिफरेंस है दो स्थानों के बीच में वो होगा, तो वो आप 4 मिनट आप यहां पर देख सकते हैं। अगर आप दो देशांतरों के बीच की बात करें तो उनके मिनट का अंतर जो है ना, समय का अंतर, वो है 4 मिनट का। तो दो स्थानों बीच में कितना डिफरेंस होगा समय के अंदर, वो आप अंदाजा जो है वो यहां पर लगा सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये था आपका पहला वीडियो। अगले वीडियो के अंदर हम आगे इसके आगे जो कंटिन्यू है वो यहां पर करेंगे। तो इस वीडियो का अंत हम यहीं पर करते हैं। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।